मंच पर उपस्थित भावी मंत्री और मैं चाहूँगा कि भावी मुख्यमंत्री हमारे भाई भाटी जी, हाँ, हमारी दिली इच्छा है कि हमारी जो सोच है वो सोच उस मंच पे जाके बैठे जहाँ पे हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाएँ। तो उनमें से एक हमारे देवी सिंह भाटी जी हैं। एक आंदोलन जो चला रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य जी, दिन रात लगे रहते हैं परिवर्तन के लिए। जो ऊर्जा आचार्य जी में है वो अपने आप में आज के युवाओं में नहीं है। बहुत युवाओं को देखता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ। बाकी मंच पर उपस्थित भूप सिंह जी परिचित मेरे, ये बीकानेर से आए हुए साथी, सभी को मैं नहीं जानता। मैं अपनी बात ना तो आध्यात्म पे करूँगा ना दूसरे पे करूँगा। जो आज का विषय है पर्यावरण, गो और कृषि, सिर्फ उसी पे करूँगा। पर्यावरण के बारे में मेरे से जो पहले बोल गए काफ़ी कुछ कहा, पर्यावरण। लेकिन आज समस्या क्या है कि पर्यावरण के अंदर आदमी ने अपने आप को सेंटर में रख लिया कि मैं बचूं, बाकी चाहे कुछ बचे या ना बचे। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है हर सूक्ष्म जीव, हर जीव, वायु, जल, जो भी आता है सभी बचें। और ये आज का विज्ञान है, ये उसका हल नहीं देता। विज्ञान के जो भी नए नए उत्पाद आते हैं वो उसका पर्यावरण को के विपरीत ही काम करते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है, ये मेरी समझ रही है। हो सकता है मैं गलत हूं। मैंने पीएचडी की थी, कॉलेज में भी गया था, आईआईटी दिल्ली के साथ भी काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, यूएनडीपी के साथ काम किया। 2-3 साल पहले मैं अमेरिका में भी था। देखता रहता था, सोचता रहता था हो क्या रहा है। अब सिर्फ देखने से या सोचने से या कोसने से तो बैरी नहीं मरता, समस्या का हल नहीं होता। तो समाधान की ओर कैसे बढ़ें। तो मैंने समाधान के ऊपर काम करने की ठानी। उसके लिए पिछली बार मैं आया था तो आप लोगों को 1 घंटे का मेरा जो व्याख्यान था उसके अंदर बात बताई थी। अब थोड़ा सा उससे आगे की बात करेंगे। आज 2022 में हम बातें कर रहे हैं और किसी भी समस्या को जानने के लिए हमें भूतकाल में जाना पड़ता है। पीछे क्या हुआ, पहले क्या था, आज क्या है, उसके ऊपर चिंतन करके, उसके ऊपर मनन करके फिर हमें आगे की प्लानिंग बनानी पड़ती है ताकि वो समस्या समाप्त हो जाए। तो मैं आपको कुछ वैज्ञानिक आंकड़े दे के अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो औद्योगिक क्रांति है, इसकी जो शुरुआत है वो 1881 में शुरू हुई बताते हैं। 1800, भाई पाछा आवाज नहीं जा रही है, मेरी आवाज तो आ रही होगी ना। 1881 से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई बताते हैं और आज 2022 हमारे पास 140 साल का जो लंबा समय है उसको देखने का हमारे पास पैमाना भी है, हमारे पास दृष्टि भी है। आज क्या है, उससे पहले क्या था, हम पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। समस्या क्यों आई उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। 1881 तक मैं सिर्फ वायु की बात करूंगा, वायुमंडल की बात करूंगा, ज्यादा चीजों को मैं नहीं छेड़ूंगा। हमारी जो वायु है उसके अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, बाकी अन्य हीलियम, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें हैं। तो मानव ने जब से गणनाएं शुरू की हैं, जब से वो पीछे भविष्य में देख पा रहा है, तब से लेके 1981 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में थी
वो लगभग 280 पीपीएम रही। पीपीएम का मतलब है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब है 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। मान लो एक थैले के अंदर 10 लाख अणु हैं, तो उन अणुओं में से सिर्फ 280 जो अणु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के 1880-1881 तक थे। और ये जो डाटा जब हम पीछे लेके जाते हैं, जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बर्फ के अंदर होल करके 5 लाख साल पुरानी, 10 लाख साल पुरानी, 15 लाख साल पुरानी, 20 लाख साल पुरानी जो वायु वहां पे ट्रैप है उसको निकाल के उसका एनालिसिस करते हैं, तब ये हमें डाटा मिला कि ये जो 280 पीपीएम है ये लगातार जब से हमें समय ज्ञात है ये इतनी ही रही है। कई बार ज्वालामुखी ज्यादा फट गए, जंगलों में आग लग गई, तो ये 280 से बढ़ के 282-83 इतने हो गए। फिर वो घटनाएं घट गई, बारिश ज्यादा होगी, वन ज्यादा हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड उनने सोख ली, तो ये 278 के आसपास आ गई। ऑन एन एवरेज ये लगातार, हम युगों की बात करें, सतयुग हो या इससे पहले जितने भी युग आए हैं, जो भी कल्पनाओं में हम कहें या विज्ञान की भाषा में या कहें मैथोलॉजी में कहें, किसी भी तरीके से हम कहें, तो उससे पहले कभी भी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 280 से ऊपर नहीं गई। उसके बाद हमने विकास करना शुरू किया, औद्योगिक क्रांति शुरू कर दी, और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 2022, आज ये मात्रा कितनी हो चुकी है, कोई बताएगा? आज वो मात्रा 420 हो चुकी है। जो चीज कभी नहीं बढ़ी वो इतनी मात्रा में बढ़ चुकी है और रोज बढ़ रही है। और जो चीज घट रही है, ऐसे ना, अणु कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख में से कुछ बढ़ रहा है, रहे तो 10 लाख ही गए ना। 10 लाख में से कुछ घट रहा है। वो घट क्या रहा है? ऑक्सीजन, प्राणवायु। ये हमारा विकास है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो बढ़ाते जा रहे हैं जो कि विष है, और जो ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है, उसको घटाते जा रहे हैं, और रोज कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, बिना झुके कर रहे हैं, बिना डरे कर रहे हैं, बिना शर्म कर रहे हैं। और ये करके कह रहे हैं, देखो मेरे द्वारा इतनी लंबी कार है, मैं हेलीकॉप्टर मांडू हूं, मैं जहाज मांडू हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं भी था, पहले मैं भी बड़ा आदमी था। जब मुझे पता चला मैं गलत रास्ते पे हूं तो मैं छोटा आदमी बन गया। बड़द ले आया, गां ले आया, जंगल में जाकर बस गया। उसके बाद मैंने अपना रास्ता बदल लिया। आज क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मुख्य कारण है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मुख्य कारण है वो कार नहीं है, वो इंडस्ट्री भी नहीं है। वो क्या है, कोई बताएगा? वो क्या ना मांसाहार है, वो है आपके और मेरे घर। क्या है? आपके और मेरे घर। आपको हो गया अच्छा, बावड़ा भी रहना के बात कर रहा है। अब मैं आपको एक डाटा देता हूं, एक 10 बाई 10 के कमरे का डाटा देता हूं, सिर्फ 10 बाई 10 का कमरा। हम जहां पे बैठे हैं, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके कमरों को नहीं गिनते हैं, हमारे घर के अंदर कितने कमरे हैं उनको भी नहीं गिनते हैं, सिर्फ एक कमरे को लेते हैं जो है 10 बाई 10 का मॉडर्न कमरा, जिसको हम कहते हैं सीमेंट हाउस, सीमेंट का कमरा। उस सीमेंट के कमरे को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कितना कार्बन एमिशन होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 10 बाई 10 का जो कमरा है उसके अंदर जो पक्की ईंटें हैं, नीम से लेके छत तक, मंडेर तक, करीब 6000 लगती हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन से कोई जुड़ा हुआ भाई यहां जरूर बैठा होगा, मेरा आंकड़ा गलत हो तो मेरे को ठीक कर सकता है। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, न्यूनतम चिंतन करके आगे बोलने लग जाऊं, अपना काम करने लग जाऊं। तो जो ईंटें लगती हैं वो करीब 6000 लगती हैं। 6000 ईंटों को बनाने के लिए क्या लगता है? 6000 ईंटों को बनाने के लिए 18000 किलो मिट्टी चाहिए। वो रेत से नहीं बनेगी, बालू रेत से, वो पथरीली जमीन से भी नहीं बनेगी। बीकानेर जहां पे मैं रहता हूं वहां पे भट्ठे नहीं है, वहां पे जो मिट्टी आती है वो अनूपगढ़ गढ़साना साइड से आती है, क्योंकि उस रेत से मिट्टी नहीं बन सकती, तो हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए।
छह हजार ईंट बनने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए? 18,000 किलो। 18,000 किलो मिट्टी को खोदने के लिए यंत्र चाहिए, जेसीबी चाहिए और कुछ चाहिए, उसको मैं खोदूंगा। खोद के ट्रैक्टर में डाल के, ट्रक में डाल के, फिर मैं लेके जाऊंगा एक पॉइंट पे। ट्रैक्टर और जो जेसीबी है या ट्रक है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से छोड़ता हो जाएगा, डीजल फूकेगा। फिर वो एक पॉइंट पे जाएगा और एक पॉइंट पे जाके उसकी ईंट बनाई जाएंगी, कच्ची कच्ची ईंट बना के फिर उनको 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाएगा। 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के लिए एक ईंट के पीछे करीब 1 किलो कार्बन लगेगा। कार्बन का मतलब कोयला भी हो सकता है, कार्बन का मतलब लकड़ी भी हो सकती है, कार्बन का मतलब कोई भी हो सकता है। जलेंगी जो चीज जो जलेगी वो पक्की ईंट बनाएगी। ऐसे ही होगा ना? गलत तो नहीं करा ना मैं? तो 6000 ईंट बनाने के लिए मैं लगभग जो है 6000 किलो कार्बन फूकूंगा। और 6000 किलो कार्बन का मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 22,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। फिर वो ईंट वहां से निकलेंगी, ट्रक में डलेंगी, फिर डीजल फूकेगा, फिर वो मेरे घर पे आएगी। दूसरी चीज क्या लगेगी? दूसरी चीज लगेगी सीमेंट। और सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या होता है? सीमेंट हर जगह नहीं बन सकती। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जिप्सम चाहिए, लाइम चाहिए, सिलिका चाहिए, क्वार्ट्ज मतलब जो जो भी है, मैग्नीशियम के लिए जो भी साल्ट वो बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए। वो एक जगह पे भगवान ने नहीं बना रखी, कहीं 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 अलग अलग वो पड़ी हैं। हम मानव क्या करते हैं कि वहां पे उनको खोदते हैं, ब्लास्ट करते हैं, वो धरती माता का सीना चीर के वहां से निकाल के फिर उसको रेलगाड़ी में डाल के, ट्रक में डाल के एक पॉइंट पे लेके जाते हैं। उस पॉइंट पे जाके उन सारे जो तत्व हैं उनको 1500 से 1600 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं। सीमेंट कितने पे बनती है? 1500 से 1600 डिग्री पे। जहां पे वो सीमेंट बनती है, जहां पे वो 15 से 1600 डिग्री तापमान होता है, वहां के जो नीचे का जो भूजल स्तर है वो और जो धरती है वो पूरी तरह से बंजर हो जाती है। और इस सीमेंट बनने के लिए 1 किलो सीमेंट, क्योंकि भट्ठे जो होते हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो एक ईंट जो 3 किलो की है उसको बनने में 1 किलो चाहिए। जो सीमेंट है उसका तापमान ज्यादा होता है 1500, तो 1 किलो सीमेंट बनाने में 1 किलो मेरे को कार्बन चाहिए। तो एक कमरा बनाने के लिए लगभग 30 कट्टे सीमेंट के लग जाते हैं। 30 का मतलब है 1500। 1500 किलो कार्बन हम वहां पे कर देते हैं और उसके बाद ट्रक में या रेल में डाल के वो एक डिपो पे पहुंचता है, वहां पे मेरे घर तक पहुंचता है। तीसरी जो चीज है वो है लोहा। लोहा भी जगह जगह नहीं निकलता। छत्तीसगढ़ के अंदर या तमिलनाडु के अंदर या राजस्थान के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत जगह है, वहां पे हम पत्थरों को, पहाड़ों को चीरते हैं, काटते हैं। उन पहाड़ों को चीर काट के और निकालते हैं, बॉक्साइट वगैरह जो भी है, फिर उसको एक पॉइंट पे लेके जाते हैं। उस पॉइंट पे ले जाके फिर उसकी स्मेल्टिंग करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसके बार्स बनाते हैं, फिर वो सरिया बनता है। वो सरिया लेके फिर मैं अपने घर तक आता हूं। इसके अंदर कितना कार्बन एमिशन होता है, कितनी धरती खुदती है। उसके बाद जो अगली चीज चाहिए, अगली चीज क्या चाहिए? रोड़ी बजरी रेती। रोड़ी बजरी रेती के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रोड़ी के लिए मैं रोहतक में रहता हूं, मेरा घर बनाने के लिए तो साम डाडम, वहां के पहाड़ जो कभी तक लाखों करोड़ों साल तक इस धरती के आभूषण रहे हैं, वो चीरे जा रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं, वो बर्बाद किए जा रहे हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद वो जाके मेरे घर में आता है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है रेती। रेती के लिए नदी का जो पेट है उसको चीरा जाता है। बड़ी बड़ी मशीन हमारी नदियां में बढ़ रही हैं। नदी जो है अपना रास्ता बेचारी सांस नहीं ले पा रही, उनके अंदर पानी, जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो उसके कारण पैदा हो रही हैं। और इस सारे काम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अगर उसकी मात्रा आप गिनोगे, एक कमरा बनाने के लिए लगभग 50,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एक 10 बाई 10 का कमरा बनाने के लिए मैं रिलीज कर देता हूं। उसके बाद क्या होता है, जैसे भाई ने पहले बताया कि वो कमरा जो है
बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, इसके अंदर कितना एल्यूमिनियम लगा, कितना और कुछ लगा, कितने सीवर के पाइप डले, कितना और कुछ डला, उनकी मैं कैलकुलेशन नहीं करता। जब वो कमरा बन जाता है तो कमरा ऐसा होता है कि वो सर्दी में तो ठंडा रहता है, गर्मी में वो गर्म हो जाता है। उसको ठंडा और गर्म करने के लिए फिर बिजली चाहिए। एक अगर मैं बढ़िया एसी लगवा लूंगा तो लगभग जो है 20 यूनिट मेरी बिजली के खर्चा होगा। 6 महीने अगर मैं एसी चलाता हूं तो प्रतिदिन 20, महीने का कितना हो गया? 180। 180 को 6 से करूंगा, कितना हो गया? लगभग 1000 मान लेते हैं। 1000 यूनिट बिजली बनाने के लिए कितना कोयला चाहिए? 1000 यूनिट बनाने के लिए 1000 किलो फिर कोयला चाहिए। उसके बाद सर्दी का मौसम आओगा, सर्दी के मौसम के अंदर फिर यही होगा, वो ठंडा हो जाएगा। कल शाम को मैं यहाँ पर आया, आते ही मुझे बता दिया आपका आवास यहाँ पे है। मैं और आचार्य रामानंद वहाँ पे घुसे। आचार्य रामानंद ये ना, बाहर जब हम यहाँ पे घूम रहे थे 8 बजे, तब तो यहाँ पे रामानंद, रामचंद्र है क्या? रामचंद्र नाम है भाई, रामचंद्र, हाँ रामानंद कह गया था। तो शाम को 8 बजे जब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं घुसा तो ब्रह्मचारी जी के माथे पे हल्का हल्का पसीना आ गया। मैं कहा देख, अब शाम के 8 बजे हैं, सिरोही का मौसम है, जब हम बाहर घूम रहे हैं तब तो हम देख शीतलता अनुभव कर रहे हैं, और 8 बजे जैसे इस बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं माथे पे पसीना आ रहा है। तो ये ना सर्दी में वो करते, ना गर्मी में वो करते। और उसके बाद जो है इनको ठंडा रखने के लिए आए साल 200 किलो कोयला गर्म करने के लिए, 200 किलो कोयला ठंडा करने के लिए हमें फूकना पड़ेगा। इसकी उम्र कितनी है एक कमरे की? वैज्ञानिक जो सीमेंट वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं 50 साल। 50 साल तक आए साल मेरे को 4000 किलो कार्बन फूकना ही फूकना है। तो 50 साल में कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेना। ना तो भाई पाछे आगे कह देगा फिर टाइम खराब, टाइम खत्म, खराब नहीं। उसके बाद आगे आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि वो कमरा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद उसका जो मलबा होगा, क्योंकि जो सीमेंटेड बिल्डिंग्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बताई गई है 60 से 70 साल। 60 से 70 के बाद वो सारी अनसेफ डिक्लेयर हो जाएंगी। अनसेफ डिक्लेयर हो जाएंगी, आज से मलबा गिरने की जगह नहीं है कितने। वो मलबा आप कहां डालोगे? उसके बाद नए मकान बनेंगे। नए मकान के पास हमारे पास टेक्नोलॉजी एक है, सीमेंट कंक्रीट। फिर हमें कहीं ना कहीं से कोयला खोदना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं से हमें माटी खोदनी पड़ेगी, फिर हमने कहीं से पत्थर खोदने पड़ेंगे। कितना खोदोगे? कितना कार्बन एमिशन करोगे? तो जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? हमारे मकान। जब से हमारे गांव के अंदर सीमेंट आई है तब से क्या हुआ है? हमारे तालाब नष्ट हो गए हैं। पहले क्या था, जैसे ही गर्मी आती थी, गर्मी आते ही मेरे को भी याद होगा, प्रोफेसर भूप सिंह को भी याद होगा, जो गांव में रहे हैं उनको सबको याद होगा, जैसे ही तालाब के अंदर दरार पड़नी शुरू हो जाती थी उसी टाइम पे हमारी नजर रहती थी कि कौन सा तालाब सूख रहा है, उसके अंदर कहां पे दरारें पड़ रही हैं, कहां पे बाढ़ डालाना है। सारे के सारे जिसके पास जो भी साधन होता था, किसी के पास गधा होता था गधा लेके पहुंच जाता था, ऊंट गाड़ी होती थी ऊंट गाड़ी लेके पहुंच जाता था, बैलगाड़ी होती थी बैलगाड़ी लेके पहुंच जाता था। कोई मेरे वर्गा बेचारा जिस तरह कुछ भी नहीं था वो टोकरा लेके पहुंच जाता था। तो कुछ समय के अंदर ही 5 से 7 दिन के अंदर ही पूरा तालाब साफ हो जाता था। उसके ऊपर से 1-2 फीट जो मिट्टी वो उठ जाती थी, उसके दरार जो है छिद्र जो है वो खुल जाते थे। अगली बार बारिश आती थी वो पानी का रिचार्ज कर देती थी, धरती के अंदर पानी चला जाता था। लेकिन 40 साल के अंदर मुझे दुख है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी जीवित तालाब नहीं बचा, एक भी जीवित तालाब नहीं बचा। 1960 छोड़ दो, 1970 छोड़ दो, 1980 तक ये प्रक्रियाएं होती थी। और उन तालाबों के किनारे जब भंडारे होते थे तो उन्हीं तालाबों से पानी लिया जाता था, उन्हीं तालाबों से खीर रांधी जाती थी। कितना टाइम हुआ है?
40 साल पहले इन आंखों ने देखा है, ये आंखें बैठी ने भी देखा होगा, आप में से भी ज़्यादातर उन्होंने देखा होगा, नए जो युवा पीढ़ी हो सकता है उन्होंने ना देखा हो। ये है कार्बन, ये है लाइफस्टाइल। हर एक जो आज हम काम कर रहे हैं वो पर्यावरण के अनुकूल कर रहे हैं, फिर जो है ऐसे पंडालों में बैठ जाते हैं, एसी कमरों में बैठ जाते हैं और वहां पे बड़े जो दुखी मन से लिखते हैं, हे भगवान क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब क्या करें। बड़ी चिंतित होते हैं, संभावना होती है। ग्लासगो के अंदर जो है 2022 की बात कर रहा हूं, ग्लासगो के अंदर पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा था और इसी बात पे इकट्ठा हो रहा था। एक अच्छा विचार चल रहा था, एक अच्छा चिंतन चल रहा था कि पेट्रोल, डीजल और कोयला, उनके उत्खनन पे, उनके प्रयोग पे तुरंत प्रभाव से काटा मार दो। कौन प्रस्ताव लेके आया था? स्विट्जरलैंड। कितने देश उसके अंदर शामिल खुश थे? लगभग पूरा यूरोप। दुखी कौन कौन थे? सबसे ज्यादा दुखी था अमेरिका, चीन। उन्होंने, जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको अंग्रेजी की फाइल दे दी, वो भी दुखी हो गए। वो कौन? हम भारत वाले। तो लक्ष्य बनाया गया, ये ग्लोबल वार्मिंग में आज नहीं रोक सकते इसको, तो हम 2070 में देखेंगे जाके, जब तक हम धीरे धीरे कम कर लेंगे, जब तक बचेगा के। भूख तो मैंने आज लाग रही है, खाना तो मेरे को आज चाहिए, मैंने खाना दोगे तुम 2070 में, इतने के बचेगा भाई। सारी चीजें जो ये नष्ट होती जा रही हैं, इसका एक ही कारण है, उद्योगीकरण। ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं थे, ऐसे उन्नत उद्योग थे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत का हर एक नागरिक, भारत की हर एक माता, भारत की हर एक पिता, सभी उद्योग थे। मेरे पिता कैसे उद्योग थे? मेरे पिता सण बोते थे, सण बो के वो लेट में डाल देते थे, वो सण वहां पे सड़ जाता था, उसका वो ऊपर से धागा निकालते थे और उसके बाद एक उनके पास डेयरी होती थी, 3 उसके अंदर लकड़ियां होती थी, वो मशीन थी, 3 उसके अंदर लकड़ियां थी, उसके अंदर वो ऐसे करते थे, चलते 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 ऐसे 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 वो मशीन क्या बना देती थी? रस्सी। आज कल्पना कर सकते हो रस्सी बना सकते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा। वो उद्योग थे चलते फिरते। उसके बाद उद्योग कौन था? मेरी माँ और मेरी दादी। वो उद्योग कैसे थे? उनके पास इतनी सरल मशीनें थी जिनकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। वो मशीनें क्या थी? वो मशीनें थी 2 सड़ाई। 2 सड़ाई होती थी, घर के अंदर जो हमारी ऊन होती थी, ऊन को काट के रुई, क्या नाम है ये, कॉटन नहीं, स्वेटर। ऊन ने पहले काटता ही है ना, उससे क्या बनेगा? धागा। वो धागा लेके 2 सड़ाई लेके 10 मिनट के अंदर इधर वो बात कर रही है, इधर वो बात कर रही है, आपस में बातें भी कर रही हैं, गीत भी गा रही हैं, एक दूसरे की हो सकता है चुगली भी कर रही हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए शाम तक, बेबे देख सर्दी से रोने वाली है, मैंने तो मेरे बेटे के लिए नया डिजाइन बना दिया है। तो नहीं, इतना बढ़िया बना दिया, मैंने तो आता ही नहीं, तू तो बेसुरी है, तेरी माँ ने क्या सिखाया कौन है? वो थे उद्योग, वो थी संस्कृति। आज क्या है? आज विकृति है। मैं भी विकृत हूं। आपके सामने जो बात कर रहा हूं, मैं अपने दूध का धुला नहीं कहता। मेरे अंदर गुस्सा है, कई बार फेसबुक पर विशाल वर्गा के पूछ ले, डॉक्टर साहब ऐसे कैसे होगा? मैं कहूँ अब चुप, यो फिर फेसबुक पर उल्टा लिखेगा, डॉक्टर साहब तो बड़े अहंकारी हैं। तो हमारा जो प्रदूषण है वो फेसबुक तक भी पहुंचा हुआ है, वैचारिक प्रदूषण। तो चारों तरफ से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अब बात करते हैं हल की। हल कहां पे है? हल वही है जो मेरे दादा ने किया, जो मेरे पिता ने किया, जो हमारे ऋषियों ने किया, जो हमारे मुनियों ने किया, सदियों से किया, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करके, उसको और आधुनिक बना के, उसको रोजगार के साथ जोड़ के, उसको पर्यावरण के साथ जोड़ के, उसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ के हमें आगे लेके आना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के सामने मकान बनाऊंगा। आप लोगों के सामने इजाजत है मेरे को मकान बना दूं? थोड़ा सा, जितना ये कहेंगे ले आ। आचार्य रामचंद्र,
मैं यहां पे ईंटें लेके आया हूं। ये वो ईंटें हैं जिनको बनाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहां पे वो ईंटें लेके आया हूं जिनको बनाने के लिए भट्ठे की आवश्यकता नहीं होती। मैं वो ईंटें लेके आया हूं जिनको बनाने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता क्या है? आपके घर में गाय या बैल होना चाहिए। कितनों के घरों के अंदर गाय और बैल मेरे सामने बैठे हैं? पिछली बार भी मैंने देखा था। बात हम कर लेते हैं गाय पे, बात हम पर्यावरण के ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। असहाय महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, और देखो मेरा प्रोडक्ट लेते ही थारा विकास हो गया, आज भी तुम पिछड़े थे। ये जो विकास और पिछड़ा है, ये जो शब्द हैं, ये सारे मार्केटिंग के शब्द हैं। आज अगड़ा कौन है? जिसके हाथ में वो सैमसंग का A23 है, कल वो पिछड़ा हो जाएगा, A24 वाला अगड़ा हो जाएगा, अगले दिन वो भी पिछड़ जाएगा, A27 वाला और अगड़ा हो जाएगा। और हमारे को अमीर भी बड़ी अच्छी तरीके से बनाया जाता है। अमीर बनाने के तरीके, ये मैं और ये भाई दोनों एक दुकान के ऊपर चले गए। मेरे पास भी 1 लाख रुपए हैं और उसके पास भी 1 लाख रुपए हैं। मेरी ड्रेस देख के दुकानदार डिसाइड करेगा इसको क्या देना है, कैसे देना है। हम दोनों चले गए फोन की दुकान पे। फोन की दुकान पे मैं सूटी डुबोटी हूं, कार से उतरा हूं, आते ही वो क्या करेगा? साहब ये है आपके स्टैंडर्ड का फोन, इसके पीछे देखो सेब है, सेब का बुड़का भी भर रखा है। ये भाई कितने का है? ये तो 1 लाख रुपए का है। मैं सारे के सारे पैसे निकाल के 1 लाख रुपए उसको दे दूंगा दुकानदार को। मैं फोन ले आऊंगा, वो फोन क्या काम करेगा? फेसबुक चलाएगा, इंटरनेट बैंकिंग करेगा, जो भी आज के काम है सारे करेगा। एक भी साल जैसा भाई कुर्ता पजामा पहन के मेरी तरह है, गोज में पीछे गाल के चला जाएगा। दुकानदार कहेगा हाँ जी क्या लेने आए हो? वो कहेगा फोन लेने। उसकी तरफ देखेगा, इसके पास कहाँ पैसे होंगे? वो इसको एक फोन दिखाएगा, एप्पो का, ये देखो इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। वो पूछेगा कितने पैसे का? बिला 10,000 का। वो निकाल के लाख में से 10,000 रुपये उसको दे देगा। इसकी जेब में कितने पैसे बच जाएंगे? दोनों 1 लाख रुपए लेके गए थे, एक ने सारे लुटा दिए, वो तो बन गया अमीर, और जिसकी गोद में 90,000 रुपये बच गए वो रह गया गरीब। भाई हो रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं आपको थोड़ा सा घर बना के दिखाऊंगा। जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो है ईंट। तो ये ईंट किससे बनी हुई है? गोबर से, मिट्टी से, थोड़ा सा इसके अंदर लाइम डला हुआ है। अलग अलग जलवायु के लिए हम अलग अलग प्रकार की ईंटें बनाते हैं। ये ईंट हम बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता, जबकि ये कार्बन को सोखती हैं। एक चीज होती है कार्बन पॉजिटिव, जिसके अंदर कार्बन निकलता हो, एक चीज होती है कार्बन नेगेटिव। ये कार्बन नेगेटिव है। कार मैं चलाता हूं, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड आसपास के पेड़ पौधे खा ले लेते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं, उनको मेरी गाय खा लेती है। गाय उससे अपनी ऊर्जा लेती है और कार्बन को गोबर के रूप में एक जगह छोड़ देती है। उस गोबर को मैं उठा लेता हूं, उसको ईंट में बना लेता हूं। तो मेरे जो कार का धुआं था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो घूम फिर के कहीं यहां पे भी आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं जो अपना विकास कर रहा हूं वो इनसे कर रहा हूं। अपनी जो आगे जो बिल्डिंग बना रहा हूं वो इनसे बना रहा हूं। आप भी बना सकते हो, लेकिन शर्त वही है, आपको घर में गायें लानी पड़ेगी। अगर आपके घर में गाय नहीं होगी तो नहीं बनेगा। तो इसके अंदर क्या करना है? ये ईंट बन जाएंगी। ईंट को आप जो है इसी मसाले से जोड़ सकते हो। इसको जोड़ने के बाद इसी मसाले से लिपाई कर सकते हो, इसी मसाले से फर्श बना सकते हो, और फर्श बना के इसी मसाले से छत भी बना सकते हो। इधर ये दोनों की दोनों आप जो देख रहे हो, ये दोनों के दोनों दीवार खड़ी होगी हैं। 5 ईंट उसमें लगी है, 4 ईंट इसमें लगी है, 4 उसमें लगी है। दीवार के अंदर मैंने मसाला नहीं लगाया है। इसको मैं जोड़ देता हूं।
भाई कोडलेस वाला माइक है क्या? कोडलेस ये नहीं बढ़ जाएगा कोडलेस, बनते ही भी जाएगा, इन खोलेंगे तो निकल जाएगा बाहर। बस हो गया, तो ये कोडलेस बन गया, बन गया, मेरा घर बन लिया, उसकी टेस्टिंग टेस्टिंग बाकी है। अब ये नीचे सिर्फ 5 ईंटें लगी हुई हैं, इसके ऊपर मसाला भी नहीं है, इसके ऊपर एक भाई खड़ा होगा आराम से, हाथ छोड़ दे, यो छत पे चढ़ गया भाई, 80 किलो का लड़का है। तो हमें बदलाव की तरफ बढ़ना होगा, हमें समस्या को रोना रोना नहीं है, आई यो हो गया, वो कर गया, मैं काले न्यू कर गया, फलाना न्यू कर गया, धकड़ा न्यू कर गया। तो उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अपने चिंतन को थोड़ा सा व्यापक करना पड़ेगा, और व्यवस्था को, चीजों को बदलना पड़ेगा, और व्यवसाय के साथ जोड़ना पड़ेगा। राजा को अपना हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, राजा को अपना हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। आज व्यवस्था कैसे चल रही है, जो भी टैक्स देता है, चाहे वो दारू बेचता हो, कोरोना में सबसे पहले क्या खुला था? ठेका। ठेका क्यों खुला था? क्योंकि उसके अंदर राजा का हिस्सेदार था, राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था। तो इन चीजों को हमें उसी तरफ लेके जाना है, राजा को भी हिस्सा मिले, गाय को गाय का हिस्सा मिले, पर्यावरण भी बचे, और पूरी सृष्टि का विकास हो, विनाश ना हो। धन्यवाद। और टाइम है क्या मेरा? ये फोन रखने का इनका, देखो 2 मिनट बोलूंगा, बस हो गया, प्लीज। इसके ऊपर बोलना जरूरी भाई, रेडिएशन का है, बोल दिया मैंने, रेडिएशन कम होता है, नहीं होता तो समझा करो बात ना। बता दो। मेरे हाथ के अंदर जो है ये मोबाइल कवर है, इसके बारे में सिर्फ 2 मिनट, हालांकि टाइम कम है, खींचने लग रहे हैं पाछे ने, 2 मिनट जो है लूंगा। इसकी जरूरत क्यों आना पड़ी? 24 घंटे मेरे हाथ में फोन रहता है, लगातार मेरा फोन बजता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये जब बजता है तो मेरा हाथ धीरे धीरे गर्म होता है, स्लो कुकिंग जिसको बोलते हैं, हीट रेडिएशन। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? गोबर से बनाया हुआ ये कवर। इससे आगे क्या है? इससे आगे ये है कि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हम लैपटॉप पे काम करते हैं। लैपटॉप का मतलब क्या है? लैप पे रखने वाला यंत्र, ऐसे लैप, गोदी पे रखने वाला यंत्र, गोदी पे रखने वाला लैपटॉप लगातार हीट रेडिएशन छोड़ रहा है, और वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीन्स को प्रभावित कर रहा है। तो उससे बचने के लिए भी हमें गोबर से ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। तो गोबर ही धन है, गोबर ही हल है, गो की शरण में आना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने डॉक्टर साहब को देखा, सुना और इस प्रयोग को भी समझा। इससे आपको क्या लगता है? वेदों की ओर लौटो। तो ऋषि दयानंद जी ने जो कहा है कि आप पुनः अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति की ओर आओ, यही संदेश इससे मिलता है। और इको फ्रेंडली सिस्टम को फिर से हमें पुनर्जीवित करना होगा। और इस कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो एक 10 बाई 10 के कमरे में 50,000 किलो तक कार्बन हम लोग पैदा कर देते हैं और जीवन भर उसमें परेशानी रहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बिजली और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा कार्बन का ही उत्सर्जन होता है। ये बड़ी चुनौती है।